आज बात करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ की। हमारे साथ में फिर खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं संतोष जी, और संतोष जी से समझने की कोशिश करते हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर, और आईपीओ पे हम बात कर रहे हैं, आपके साथ में विशेष चर्चा कर रहे हैं। आज हम सबसे महंगे वाले आईपीओ की, जो अगले 15 दिन के अंदर में जो इस महीने के अंदर में जो आईपीओ आ रहे हैं, 7 आईपीओ, उसमें से जो सबसे बड़ा आईपीओ है, जो सबसे बड़ी वैल्यू का आईपीओ है, उस पर बात करने जा रहे हैं। क्या लगता है सर, है क्या कंपनी और कैसे क्या करती है, एक बार उस पर चर्चा कर लें सर। धन्यवाद एलेक्स जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। देखिए, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का कहने की ख्याल रखता है, और हम उनको जो प्रीमियम देते हैं उससे हमारे हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं उसको ये कंपनी कवर करती है। आपको बता दें कि इस कंपनी में जो प्रमोटर कैटेगरी में क्वालिफाई हैं वो हमारे इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला हैं, जिनके पास एक साइजेबल चंक है, तकरीबन 16% के आसपास जो है कंपनी में प्रमोटर कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं। और कंपनी का जो मार्केट कैप होगा, इम्प्लाइड मार्केट कैप जो कंपनी लिस्ट होगी जिस प्राइस पे अगर इशू कर रही है कंपनी 870 रुपए से 900 रुपए के बैंड पे, तो जैसा आपने ठीक ही कहा कि काफी प्राइस मतलब बड़ा आईपीओ है ये। 51,806 करोड़ रुपए के करीब का मार्केट कैप अगर ये ऊपर के भाव में लिस्ट होता है तो। अब कंपनी जो काम करती है वो कह लें कि हम स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को जनरली हम दो तरह से कैटेगरी में रखते हैं। पहला एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, और दूसरा जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। जनरल इंश्योरेंस में भी एक सब कैटेगरी है जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस है, और जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजों का, जैसे फायर है, थेफ्ट है, और किसी भी मटेरियल को हम इंश्योर करते हैं, या लॉजिस्टिक के इंश्योरेंस होते हैं, तो ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। और उसी जनरल इंश्योरेंस का एक पार्ट हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो ये जो कंपनी है वो केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस में है, फोकस्ड कंपनी है जो कि अपने कैटेगरी में है। और इस कंपनी को हम कह रहे हैं कि साही बोल के जो ग्रुप है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में जानी जाती है ये कंपनी। और एक बड़ा रिटेल फोकस है इनका, पूरे मार्केट का कह लें तकरीबन 15% मार्केट शेयर है कंपनी के पास। तो उस लिहाज से कंपनी काफी अच्छा करती है, और रिटेल में बहुत बड़ा फोकस है पूरे इंडिया में। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अब कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स के ऊपर अगर हम देखें तो कंपनी ने के जो लास्ट के जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो लास्ट के 3 साल का फाइनेंशियल्स वो सेबी के जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर देती हैं। और उसके अंदर हमने इसमें जो नेटवर्थ हम देखते हैं कंपनी के का नेटवर्थ किस तरह से ग्रो होता है, क्योंकि नेटवर्थ मतलब हमारे शेयर होल्डर्स के पैसे का ग्रोथ होना, तो वो काफी अच्छा उत्साहवर्धक रहा है। 2019 में 1215 करोड़ रहे हैं, जो कि बढ़कर 2021 में 3484 करोड़ के करीब हुए हैं। तो एक काफी अच्छा ग्रोथ इनके कहने की नेटवर्थ में, जो कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू का ग्रोथ दिखा है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्योंकि इन कंपनियों में सेल्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, मतलब जो भी प्रीमियम राइट करते हैं लोगों को देते हैं इंश्योरेंस, उसमें किस तरह की वृद्धि हुई है। तो 2020 में अगर देखें तो 2019 से लेके 2020 में 27% के करीब का प्रीमियम ग्रोथ है, तो 2021 में तकरीबन 35% का ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम का ग्रोथ है। तो काफी उत्साहवर्धक मार्केट जो है धीरे धीरे, और कोविड के बाद तो काफी ज्यादा जो है मार्केट बढ़ा है, पेनिट्रेशन इनकी बढ़ी है, इनकी डिमांड बढ़ी है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोविड जैसी सिचुएशंस में ये इन कंपनियों को काफी कह लें कि पैसा साइफन आउट हो जाता है, क्योंकि क्लेम बहुत ज्यादा आते हैं और इन लोगों को क्लेम सेटल करने पड़ते हैं। तो उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कि कोई भी पैंडेमिक हो या किसी भी तरह की महामारी हो, इन कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी को डैम्पन करता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें, और यही कारण रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह लें वो फाइनेंशियल ईयर 21 में, क्योंकि कोविड पीरियड रहा है, तो 1045 करोड़ का नुकसान था कंपनी को, और नेट प्रॉफिट लेवल पे तकरीबन 825 करोड़ का नुकसान, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे पैसे सेटलमेंट के रूप में, क्लेम्स के रूप में इनको देने पड़े थे। लेकिन चूंकि आने वाले दिनों में मार्केट का पेनिट्रेशन काफी बड़ा है, तो जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो एक्सपैंड करेंगी,
लोगों के अंदर जो जानकारी नहीं है हेल्थ के बारे में या ओवरऑल इंश्योरेंस के बारे में, वो धीरे धीरे हम एजुकेट हो रहे हैं, हमारी आबादी एजुकेट हो रही है और हमारे जो इनकम भी बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर और लोगों की जो फैमिली है, पहले हम एक यूनाइटेड फैमिली में रहते थे, अब स्टैंड अलोन फैमिलियां हो चुकी हैं या न्यूक्लियर फैमिलियां हैं, तो वहां पर अपनी हेल्थ का कह लें, वेल्थ का कह लें, खुद ही रख रखाव करना है, तो लोग ज्यादा इंश्योरेंस खरीदना चाहेंगे। और इस लिहाज से सेक्टर जो है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे लगते हैं। कह लें कि पूरे कैटेगरी में कह लें हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस जो है मेरे को एज ए सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये जो इशू है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो इशू है वो 7,074 करोड़ लोअर बैंड से लेके 7,249 करोड़ के करीब का है, टोटल जो कंपनी पैसा बाजार से उठाएगी। और उसमें जो कंपनी के पास जो पैसा जाएगा, इसमें दो तरह के होते हैं। जब भी आईपीओ आता है तो कुछ इसमें इनके शेयर होल्डर्स बेचते हैं और कुछ जो है कंपनी कभी खुद के पास उनका पैसा जाता है और इक्विटी इश्यू करती है, तो उसमें 2,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे और रेस्ट ऑफ द मनी जो कह लें कि 2,250 करोड़ के करीब, सॉरी 5,250 करोड़ के करीब जो है वो पैसा जो है इनके इन्वेस्टर्स लेके जाएंगे। तो इसमें से 2,000 करोड़ मिलेगा जिसमें कंपनी अपने कह लें कि बेस को बिल्ड करने की बात कर रही है और बिजनेस को एक्सपेंड, जो जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर खर्च करेगी। प्रमोटर जो कैटेगरी है उसमें से कुछ लोग हैं जो कि निकलेंगे इसमें, और प्रमोटर जो प्री आईपीओ था उसमें तकरीबन 62.75% उनका स्टेक थे, वो घटकर पोस्ट इश्यू में 55.10 रहेगा। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जैसे मैंने बताया कि वो भी इसमें शेयर होल्डर हैं, लेकिन वो इस ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज इसमें देखें कि इनके जो एक ये थे, क्या नाम है, प्रमोटर ग्रुप हैं, वो प्रमोटर ग्रुप सेल कर रहे हैं जो कि बाहर की एक कंपनी है और वो इसमें पैसा निकाल रहे हैं थोड़ा। दूसरी चीज हम अब देखते हैं कि कंपनी का जो में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसा मैंने कहा कि ये कंपनी रिटेल सेगमेंट में काम करती है और रिटेल सेगमेंट में कंपनी के पास जितने भी कह लें कि इसमें एजेंट्स हैं, तो वो सबसे ज्यादा एजेंट पूरे हेल्थ इंश्योरेंस जो शाही ग्रुप है उसमें अगर देखा जाए तो 7,72,000 एजेंट्स हैं फिजिकल 2021 के जो डेटा है उसमें केवल 4,62,000 इस कंपनी के पास है। मतलब कंपनी ऐसे होल काफी बड़ी है। और रेलिगेयर जो कि सेकंड नंबर पे है उसमें 1,56,000 लोग हैं जो कि इनसे जुड़े हुए हैं। और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें जहां पर कि 24 लाख लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, तो टोटल एलआईसी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो एजेंट हैं वो हैं, उसमें एलआईसी के पास जो गवर्नमेंट की कंपनी है एलआईसी, उसके पास 13,53,000 एजेंट हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास चूंकि मार्केट शेयर ज्यादा बड़ा है और एजेंट ही वो जो कि कहने पॉइंट होता है जहां से कि ये सारी चीजें बिकती हैं। तो रिटेल फोकस है कंपनी का, ये ध्यान रखें कि एक्सपेंशन काफी ज्यादा होने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि मार्केट जो है इनको वैल्यू, जैसे हम अगर देखें हम वैल्यू कैसे करते हैं इन सारी कंपनियों को, तो इनके जो लिस्टेड पीयर हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है और न्यू इंडिया एश्योरेंस बोल के कंपनी। अब लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते इन दोनों कंपनियों के बीच में, क्योंकि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड कह लें या न्यू इंडिया एश्योरेंस कर लें, ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस तो एक पार्ट है इनका, साथ ही साथ ये जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं जिसमें कि नॉन लाइफ जिसे हम कहते हैं, और नॉन लाइफ में प्रॉपर्टीज के हुए या फिर गुड्स के हुए इन सारे इंश्योरेंस को करते हैं। इसलिए हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन एकदम नहीं कर सकते हैं। बावजूद उसके कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कंपनी है अभी। तो देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि 50,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप होगा इसका, और इसमें जो कंपनी का नैव जिसे हम कहते हैं कि बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू से हम आते हैं कभी फाइनेंशियल कंपनियों को कि बुक से कितना टाइम ज्यादा ये मिल रहा है इनको, वैल्यूएशन मांग रही है कंपनी, और जो लिस्टेड पेयर हैं वो अपने बुक वैल्यू से कितना ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। तो उसमें देखिए
मुझे लगता है कि ये जो आईपीओ है काफी प्राइसी आईपीओ है, मतलब महंगा इसको दिया जा रहा है, चूंकि बुल मार्केट होता है तो बहुत सारे आईपीओ काफी ऊंचे दाम पे लाए जाते हैं, क्योंकि प्राइस राइज का जो है प्रमोटर्स कह लें या इन्वेस्टर्स कह लें, वो उसका काफी लाभ उठाना चाहते हैं। और वो कह लें कि इन्वेस्टर्स के लिए या जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं शायद उनको उनके लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंपनी का आईपीओ है स्टार का, अपनी बुक वैल्यू का 14 टाइम्स मांग रहे हैं, मतलब 14 गुना जो करंट बुक वैल्यू है उसके 14 गुना पैसा वो इन्वेस्टर से मांग रहे हैं, जहां पर कि उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 14.5% की है। अगर एवरेज देख लिया जाए 14.5 से लेके 16% के आसपास 16.5% है। वहीं पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो लिस्टेड है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 9 टाइम्स जो करंट मार्केट पे ट्रेड हो रहा है वो 9 गुना अपने बुक वैल्यू से ज्यादा है, और उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी इससे ज्यादा अच्छे हैं, 18 से 21% के करीब हैं, क्योंकि वहां पर गुड्स हेल्थ का इनका इशू है, और हेल्थ एक से 1.5 सालों में काफी खराब रहा है, जिसके कारण की इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी कम हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आईपीओ लाया जा रहा है जिस प्राइस पे, थोड़ा महंगा है। अगर आपको लिस्टिंग के बाद ये नीचे की तरफ मिलता है, क्योंकि सेक्टर काफी तेज से बढ़ रहा है, इसलिए समझ लो आपकी 3 से 4 सालों की अर्निंग को प्राइसिंग करके अभी उसके पैसे लिए जा रहे हैं। तो अगर मार्केट, चूंकि मार्केट कंडीशंस जब ये आईपीओ लाने चालू हुए थे तब उतने ज्यादा खराब नहीं थे, लेकिन अब जबकि मार्केट में करेक्शन है तो हर चीज थोड़ी सी टेपर डाउन हुई है, और उसके कारण हो सकता है कि मार्केट में शायद आपको अगर नीचे मिलता है, सब्सटैंशियल थोड़े करेक्शन इसमें दिखते हैं आपको, तकरीबन 25-30% का करेक्शन अगर इसमें मिलता है तो वहां पर धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए इसका। संतोष जी, इसमें मुझे दो चीजें जो थोड़ा सा परेशान कर रही हैं या सुन एक बार समझना चाह रहा हूँ। एक तो प्रमोटर्स एक बड़ा पैसा इसके अंदर में से अपना, मतलब बड़ा परसेंटेज ऑफ इक्विटी अपना बाहर निकाल रहे हैं। वो पैसा कहाँ जाएगा लिस्टिंग के बाद में, तो वो उनके खाते में चला जाएगा या उनके पास चला जाएगा, जो कि कॉन्फिडेंस नहीं देता है कंपनी के अंदर में कि वो प्रमोटर्स उसके अंदर में पैसा डाल नहीं रहे हैं, वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और बड़ा पैसा, एक छोटा प्रॉफिट होता है एक अलग चीज होती है, ये एक ह्यूज मनी की जैसी बात कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि बहुत महंगा है बुक वैल्यू से, जहां आईसीसी लोम्बार्ड जैसे एक अच्छा बड़ा ब्रांड वो 9 गुने पे ही काम कर रहा है, ये 14 गुने पे पैसा मांग रहे हैं। यानी अगले 3 साल के अंदर में भी, 3-4 साल के अंदर में भी जो मुनाफा आने वाला होता है, ये उसको भी आज ही कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वही सारी गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं पेटीएम में करी गई थी और हुई थी, और उसी तरीके की स्टोरी ये भी हो सकती है कि पेटीएम की तरह की इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, या लिस्टिंग गेन तो कम से कम नहीं दिखता है, वही बात कह रहे हैं? देखिए पेटीएम के साथ ये प्रॉब्लम था कि पेटीएम प्रॉफिटेबल नहीं थी, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम तुलना कर लें, चूंकि कोविड जैसी सिचुएशन थी जिसमें कि इनको काफी क्लेम देने लेकिन पड़े ये थे, दो फैक्टर्स इसकी लेकिन मैं इनका बात कर रहा हूँ सर, कि वो भी बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा महंगा लाए थे, और उसके अलावा वहां पे भी प्रमोटर्स बहुत सारा पैसा बाहर निकाल रहे थे, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे हाँ अपना। जी, हाँ जी, हाँ, तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी जैसे हम कहते हैं कि प्राइस रिफ्लेक्ट द ओनरशिप। अब जैसे राकेश झुनझुनवाला अगर जिस जगह बैठे हुए हैं या जिस प्रॉपर्टी पे वो बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी का दाम ज्यादा होगा। तो वही चीज है कि वो जो चीज जिस पे प्रमोटर पे बैठे हुए हैं तो उसको वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि शायद वो आम लोगों से ज्यादा कुछ देख पा रहे हैं इस कंपनी में, और इसके कारण वैल्यूएशन थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज बनी है मुझे लगता है मार्केट में, और अगर मार्केट में आईपीओ प्राइस से नीचे मिल जाए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो और फिर आपको मतलब एक कह लें कि ऐसी सवारी करने को मिलेगा जहां पर कि आपके साथ राकेश झुनझुनवाला भी बैठे होंगे, तो हो सकता है कि ये बिजनेस अच्छा करे, लेकिन ओवरऑल बिजनेस अच्छा कर रहा है, और सबसे लार्जेस्ट शाही ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट पाई है कंपनी के पास, तो आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। लेकिन प्राइसिंग इज ए फैक्टर जो कि हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि क्या प्राइस में मिल रही चीजें, और अगर करेक्शन में ये नीचे मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा कि आपको नीचे मिले और आपको फिर से वेल्थ क्रिएशन की एक ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल तो सके। दो अच्छी बातें ये हैं कि एक तो कंपनी मुनाफे में है, मुनाफा दिखा रही है उनके बुक्स में बराबर से, तो वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो वो अच्छी चीज है। और दूसरी चीज, कंपनी के पीछे राकेश झुनझुनवाला एक नाम जुड़ा हुआ है उनके साथ में, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती हैं। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ में उसका ब्रांड
जबरदस्ती महंगा कर दिया जाए। कई बार वो जो लेबल लगा करके, टैग लगा करके कहा जाता है ना कि ये प्रोडक्ट इतने का है, और क्यों, क्योंकि ये सो एंड सो ब्रांड है, ये ज़ारा है और ये कुछ और है। तो वो जो लगता है कि नहीं, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि आपका ब्रांड का टैग लगा इसलिए आप इतने का दे रहे हैं, उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट बहुत सस्ते में या नॉर्मल कम रेट में मिल रहा है। तो वो वाली चीजें कहीं ना कहीं ओवर प्राइस जैसा है, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, और उस पर संतोष जी कह रहे हैं कि शायद उस पर नहीं जाना। एक अच्छा कमेंट है, एक ऑब्जर्वेशन है विनोद गोगिया जी का। कह रहे हैं सर, मार्च में 490 रुपए के हिसाब से प्रोमोटर्स को अलॉट हुए थे शेयर, और 9 महीने में वो भी अपने डबल प्राइस पे बाहर निकले जा रहे हैं। एक तो सेबी को ये अलाउ नहीं करना चाहिए, तो सेबी उस पर कुछ कर रही है, ऑलरेडी उस पर प्रक्रिया चालू है, जहां तक मुझे याद है कि उस तरीके की चीजें चालू हो गई, क्योंकि ये कई सारे आईपीओज में और कई सारे चीजों में ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक क्योंकि कोई कानून नहीं है, ऐसा कुछ रोका नहीं जा सकता, तो इसलिए फिलहाल तुरंत तो नहीं रोका जा रहा है, लेकिन शायद उस पर प्रक्रिया चालू है, तो क्योंकि सरकारी सिस्टम में तो थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन बात ठीक है संतोष जी, कहीं इससे लेकिन भी तो मैं कहना चाहूंगा जी अलेक्स जी यहाँ पर जी कि जी ये जो प्रैक्टिस जैसा कि आपके दर्शक बता रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द आईपीओज में ये चीजें होती हैं कि इनकी जो प्राइसिंग है या फिर इनके जो प्लेसमेंट्स हैं, प्रमोटर ग्रुप्स को कह लें या रिलेटेड पार्टीज को हों या फिर कोई बड़ा पी इन्वेस्टर हो, उन लोगों को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और इस तरह के बेनिफिट ठीक आईपीओ के विद इन ईयर और सो उनको काफी नीचे के भाव में दिया जाता है, और फिर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वहां से वो एक वेल्थ क्रिएट करें। ये सब थोड़ी सी अलार्मिंग है, लेकिन चूंकि जैसा आपने ठीक ही बताया कि अभी रेगुलेशंस इन प्लेस नहीं है, जिसके कारण की ये सारी चीजें हो रही हैं मार्केट में। लेकिन मतलब आपका वैल्यूएशन विद इन ईयर ऐसा क्या कंपनी ने कर दिया कि इतना बड़ा हो गया, सब क्वेश्चन तो रहते ही हैं। जी। तो मार्जिनल होना चाहिए, और वही सेबी ने खुद ही उस पर रेड फ्लैग रेज किया। सेबी ने खुद ये कहा है कि उन्होंने देखा ये चीजें हो रही हैं, और वो खुद चाहते हैं कि इस पे कुछ लगाम लगाई जाए। तो वो निश्चित रूप से वो उन्होंने भी देख लिया है, और जो विनोद जी आप जो जिस चीज की तरफ ध्यान दिला रहे हैं वो उस पर काम हो रहा है, तो शायद जल्दी ही उस पर भी कुछ होना चाहिए। कुछ हद तक शायद एक्सेप्टेबल है। अब यूं समझिए कि मैं अगर अपनी कंपनी को लेकर के और कहता हूं कि अब लिस्टिंग में जाने से पहले जो मुझे तैयारी के लिए या बाकी और चीजों के लिए जो बहुत सारा पैसा और चाहिए होगा कंपनी को मजबूत बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि जब हम लिस्टिंग पे जाएं तो एक अच्छा निवेश हमें मिले, वो मजबूती, उस सपोर्ट के लिए भी मुझे कुछ लोगों से पैसे लेने होंगे, कुछ लोगों को, इन्वेस्टर्स को ज्वाइन कराना होगा, और उनसे उनको कुछ शेयर्स देने होंगे। और वो जब लिस्टिंग का समय आएगा तो वो उस अपने मुनाफे को बाहर निकाल करके बाहर जाना है की कोशिश करेंगे या जाएंगे। तो उसमें पूरी तरीके से भी गलती नहीं है, खराबी कुछ नहीं है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना ह्यूज मार्जिन नहीं होना चाहिए कि 9 महीने में आपके पैसे डबल ट्रिपल होकर के आप बाहर जा रहे हैं, और एक बड़ा ह्यूज परसेंटेज नहीं होना चाहिए कि कितने शेयर्स हैं और वाला। तो कहीं उस पर कुछ रेगुलेशन शायद से भी जल्दी लाएगी, और मैं जहां तक कहूंगा कि शायद इतना ही होना चाहिए कि पूरे तरीके से बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाली चीज ठीक है। तो ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया, तो संतोष जी फिर रिटेल इन्वेस्टर को, फाउंडर इंडिया के दर्शक को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, या रुक जाना चाहिए जब आ जाए, लिस्ट हो जाए, क्योंकि कंपनी मजबूत है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, बड़े नाम जुड़े हुए हैं, राकेश झुनझुनवाला जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं आगे हम मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान के वो हैं कि एक उस तरीके के इन्वेस्टर हैं कि अगर वो जिस ब्रांड के साथ में जुड़ते हैं तो वो कई गुना मुनाफा देता है। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से, लेकिन वो डिस्काउंट पे जब मिलेगा तभी लें, यानी कि लिस्टिंग के बाद में अगर नीचे के लेवल्स पे मिलता है तब लें, ना कि अभी भरें। देखिए, मुझे लगता है कि डिस्काउंट में मिले तब आप लें, क्योंकि देखिए कैपिटल जो हमको लगाना है वो हमको काफी परख के लगाना चाहिए कि किस कंपनी में मुझे पैसा देना है, क्योंकि ये मेरी हार्ड अर्न मनी है, और हम जितना भी उसमें ड्यू डिलिजेंस जितना अच्छी तरह कर सकें तो उतना हमें करना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर हमको पैरेलल एसेट्स सस्ती मिल रही हैं मार्केट में, तो हमको वहां पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कभी कभी कई बार होती है अपॉर्चुनिटी की आपको मार्केट में से सस्ते मिलते हों, लेकिन चूंकि ये बुल मार्केट है, और बुल मार्केट में आईपीओ जो हैं, और इन दिनों खास करके मतलब कोई कोई कंपनियां कितना अच्छा रिटर्न दे चुकी हैं अभी। टासन जैसे आईपीओ थे, और उसके पहले अब उसके बाद अभी वो फैशन आया इलास्टिक पे ही ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो कई बार आपको अपॉर्चुनिटी रहती है, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, और कहाँ पर लोग महंगी चीजें आपको बेच रहे हैं। तो थोड़ी बचने की जरूरत है जहां पर महंगी चीजें ऑफरिंग्स हैं। हो सकता है लेट्स से कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर भी खुल जाता है, तो यही होगा कि एक अपॉर्चुनिटी हमसे मिस होगी। बट ठीक है, हमको एक अपने कह लें कि फंडामेंटली कुछ चीजें
निर्धारित करनी चाहिए कि हमें किधर जाना है, किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते को हमको अवॉइड करना है। भले ही उस रास्ते पे बहुत सारी चीजें मिलती हों जी आपको, ठीक लेकिन है। आपको एक फंडामेंटल एक डिसिप्लिन अपॉर्चुनिटी अप्रोच से मिस हो जाए वो बेहतर है एज कम्पेयर टू आप ट्रैप हो जाएं, जहां जैसा जिस तरीके से पेटीएम के आईपीओ में बहुत लोग परेशान हैं और अभी तक परेशान चल रहे हैं, तो उससे बेहतर स्थिति ये होगी कि आप आ गया और महंगा खुला और आपको लगा आपने नहीं भरा, हो सकता है आपको मिलता भी नहीं, तो अलॉटमेंट होता नहीं होता वो भी आपको नहीं पता, और उसके बाद हो जाता और उसके बाद आपको क्या मिलता। तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए फिर भी ठीक है, लेकिन फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं, वो नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ इस बार इस पूरे एनालिसिस में ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं, या आप समय परेशान हो, क्योंकि लिस्टिंग के लिए जब आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं जल्दी आप चाहते हैं कि उस पर मुनाफा आए, और ये अगर लंबा ही रुक करके लेना है तो फिर तो उसके बाद समय आएगा जब बाद में आप ले लीजिएगा और वो वाला। फिलहाल प्रीमियम पे, महंगे पे, कहीं ना कहीं ओवर प्राइस पे लॉन्च हो रहा है। एलेक्स जी, मुझे एक चीज बतानी है, मुझे एक जी ध्यान आता है, जी जब मैं जी स्कूल टाइम पे अपने स्कूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो हमारे जो कोच थे, हम बहुत अच्छी तरह से, मुझे ध्यान है, वो एक चीज बोलते थे, तो बेटा कैसे भी आउट होके आओ बाहर ग्राउंड के, चलेगा, अगर तुम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए ना तो मैं तुमको बहुत मारूंगा। क्योंकि एलबीडब्ल्यू आउट हो गया मतलब तुमको खेलना नहीं आता, तुमको लेंथ और बॉल की सब कुछ समझ नहीं है। तो एलबीडब्ल्यू अगर आउट हुए तो तुमकी बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। अदरवाइज तुमने अगर कह लो कि आपने कोई एफर्ट लिया, बॉल को मारा, उसमें आप चले गए, गलती कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो एक चांस लिया। बट एलबीडब्ल्यू आउट हो जाना मतलब आपने कुछ किया भी नहीं और आप आउट भी हो, बहुत तो जबरदस्त वो नहीं एनालॉजी होना है चाहिए। संतोष जी की, जब आप कह रहे हैं कि एलबीडब्ल्यू का मतलब ये है कि आप अपनी गलती से, आप खेलना नहीं जानते हैं और आपने कहीं कोई कमजोरी है उससे आप आउट हो रहे हैं। बॉलर अच्छा था, उसने आपको आउट कर दिया, चलेगा। आप खुद बैटिंग पे थे और आप खुद बैट्समैन खराब थे और आपको बैट पकड़ना नहीं या खड़े होना नहीं आता था और आप अपनी गलती से आउट हो रहे हैं, तो वो आपकी गलती है और उस पर आपको पिटाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये स्टॉक और जो सिग्नल, जो संदेश दे रहे हैं संतोष जी, कि शायद आप अपनी गलती से यहाँ पे आउट हो सकते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी जगह पे, ऐसे पिच पे खेलना ही क्यों, उस पर जाना ही क्यों है, ऐसा क्या है, एक मैच अगर आपने स्किप कर दिया तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा कि एक आईपीओ अगर आपने नहीं भरा तो, और वाला, और ये उन आईपीओ में से एक तो है जो कि बेहतर बेहतर होगा एलेक्स जी कि आप जो है दर्शक दीर्घा में बैठे रहे और मजे ले उसके ऐसे और मैच को देखें। खेलने से अच्छा है कि आप दर्शक दीर्घा में बैठ करके मैच को देखें, और अच्छा बुरा जैसा भी होता है, वर्ल्ड कप इंडिया आता है नहीं आता है, मैच को एंजॉय करें, फिर देखा जाएगा, फिर अगले वर्ल्ड कप में या अगले मैच सीरीज में देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी राय देने के लिए, और ये इंटरेस्टिंग जानकारी थैंक यू दर्शकों के वेरी लिए मच, साथ शेयर करने के लिए, स्टार हेल्थ में क्या करें और क्या ना करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।